हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपका रहा लास्ट वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 5 ओ लेवल मॉड्यूल 1 का। यह है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। चैप्टर 1 का चार वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक बन चुका है और ये वीडियो आपका है पार्ट 5, यानी कि यह वीडियो लास्ट वीडियो है। और इसके पहले 4 वीडियो में मैं सभी टॉपिक कवर कर चुका हूँ और जो टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा, डिफाइन कर दूँगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में, मैं यहाँ वर्चुअल मेमोरी तक बता चुका था और सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। लेकिन चलिए इस वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो इसके पहले जो 4 वीडियो है उसमें हर एक टॉपिक चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया गया है, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इजी वे में, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो जिसके पास कंप्यूटर की कुछ भी नॉलेज नहीं है या फिर जो ओ लेवल करना चाहता है या जो CCC करना चाहता है वह वीडियो को देखे, पूरा वाच कंप्लीट करे और अपने नॉलेज को डेवलप करें। तो चलिए स्टूडेंट, मैं चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ देर ना करते हुए। तो ये रहा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है। इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर जब भी मैं बनाता हूँ तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता हूँ, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, जावा, पाइथन, ठीक है, PHP और भी अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो इन सभी का जो है मैं यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। और सॉफ्टवेयर क्यों बनाता हूँ? किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ। नहीं, ये तो पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि देखिए मैं सॉफ्टवेयर का 2 टाइप्स होता है। एक सेकंड, सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में है, यदि आप वो ना देखो तो उसको जाकर वो पार्ट नंबर 4 में जाए और उसको कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए मैं चलता हूँ। देखिए टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर टाइप 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये नीचे रहा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ और इसके कितने टाइप्स हैं, इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं ये भी बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक। पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक बता चुका था। नेगवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं यहाँ तक बता चुका था, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बारे में भी बता चुका था कि जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। लेकिन चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। देखिए यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए जब भी कोई सिस्टम बनता है, जैसे तुम्हारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन होगा, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, तो जब भी वो बनते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं कि वो सिस्टम बनते समय ही उसमें इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। क्यों इसने इंस्टॉल कर दिए जाते हैं? क्योंकि जो उस सिस्टम का जो वर्किंग प्रक्रिया है उसको स्टार्ट, जैसे कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको हम पावर ऑन करेंगे तो कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा, इन सभी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है
जिससे क्या है यह कि सभी सिस्टम को जो है यह मैनेज करता है, सभी हार्डवेयर पार्ट्स को मैनेज करता है। ठीक है, आ गया समझ में आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसी के टाइम पर भी उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे वह सिस्टम को मैनेज कर सके। ठीक, तो इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। ये फर्स्ट है आपका, यह यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिससे जब सिस्टम ओपन होता है तो फिर जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन देता है तो उसके अनुसार यह वर्क करता है। ठीक है, जैसे यदि कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो यदि यूजर चाहता है कि जैसे कोई कैमरा है एप्लीकेशन, ठीक है, तो वह चाहता है कि कैमरा को ओपन करके फ़ोटो खींचना, तो जो यूजर चाहता है वही सॉफ्टवेयर मतलब से उसके पार्ट से टाइप से जो है वर्क करवाता है। ठीक है, यदि सॉफ्टवेयर में इसमें स्मार्टफोन में प्ले स्टोर है तो यूजर चाह रहा है कि प्ले स्टोर के द्वारा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करूं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है। तो यदि कोई चाह रहा है कि मैं जो है कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूं तो आसानी से प्ले स्टोर ओपन करके उसमें सर्च कर सकता है और कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो यही बता रहा है यह यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे बताता हूँ। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। जैसे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को मैं ओपन किया और उसमें हमें व्हाट्सअप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट्सअप सर्च करूँगा और उसको इंस्टॉल कर लूँगा अपने सिस्टम में। और इंस्टॉल करने के बाद उसको मैं आसानी से जो है एक्सेस करूँगा, चलाऊँगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको भी मैनेज करता है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। उसके बाद अगला है, तो ये रहा आपका, फिर ये अगला रहा आपका, नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, जो भी नया हार्डवेयर रहता है तो जैसे मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में कोई हार्डवेयर मैं अलग से जो है उसमें एक्सटर्नल हार्डवेयर उसमें लगाता हूँ तो भी जो है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे मैं क्या किया, सीपीयू में पेन ड्राइव लगाया। ठीक है, मैं पेन ड्राइव लगा कर भी जो है पेन ड्राइव में जो भी डेटा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर पेन ड्राइव में जो भी डेटा है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अगला एक क्या है, यह कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। अब नियंत्रित करने का मतलब वही है कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई भी सिस्टम बनता नहीं है, उसमें रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके भी कुछ टाइप हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर में दिया गया है कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, ये टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डिबगर, लोडर, लिंकर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार का है। चलिए मैं जो है एक एक को सीरियल वाइज में बताता हूँ। ठीक, पहले बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो इसको बताता हूँ सबसे पहले, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जैसे क्या है, मैं प्रिंटर को सीपीयू से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया और मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी पीडीएफ है मेरे पास उसको मैं प्रिंट आउट निकालूँ। ठीक, प्रिंट आउट निकालूँ तो क्या है कि जो भी प्रिंटर है उसको कनेक्ट किया हूँ और कोई पीडीएफ ओपन करके उसको मैं प्रिंट करूँगा, फिर वह जाएगा प्रिंटर के पास, फिर वहाँ से जो है प्रिंट आउट निकलेगा आसानी से। तो ये सब वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है,
तो इन सबको जो है मैनेज करने का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, वही दिया गया है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी एक कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए ये बताता हूँ असेंबलर क्या होता है। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो जो भी असेंबली लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, उनको मशीन लैंग्वेज में यानी बाइनरी भाषा में चेंज करने का काम करता है असेंबलर। ठीक, यह एक कन्वर्टर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। बाइनरी डिजिट में 0101 इसमें बदलने का कार्य करता है असेंबलर। ठीक है, तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद है आपका कंपाइलर। अभी ये बताता हूँ कंपाइलर क्या है। ठीक, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है, यह भी एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक, जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें प्रोग्राम किया गया है। ठीक, तो प्रोग्राम वो जो किया गया है तो उसको कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता नहीं है, तो उसके लिए कंपाइलर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे मैं जावा में कोई प्रोग्राम किया और जावा का उपयोग करके कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो जो भी प्रोग्राम मैं करूँगा वह कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, तो उसमें होता है कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज आसानी से जो है कंप्यूटर समझ जाता है, तो फिर वह क्या करता है, जो भी वर्किंग प्रक्रिया होती है सभी को जो है वर्क करता है। ठीक है, तो फिर वर्क करने के बाद फाइनली जब रिजल्ट आउटपुट निकालता है तो वह रिजल्ट क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है फिर यूजर फ्रेंडली, मतलब जो यूजर समझने योग्य होता है उस तरह से डिफाइन कर देता है रिजल्ट। ठीक, चलते हैं जो है नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, असेंबलर इसका और भी वर्क है। और इसके बाद मशीन लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में, फिर मशीन लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है उसे यूजर लैंग्वेज में बदला जाता है। यूजर लैंग्वेज में मतलब कि जो यूजर समझ सके उसमें बदला जाता है। और ये भी कंपाइलर का एक काम यह भी होता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदलता है। जैसे मैं 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, उन 10 लाइन को एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक, ये काम होता है कंपाइलर का। और बाकी एक होता है इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर का वर्क दोनों सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको मैं बताता हूँ अभी। देखिए नीचे दिया गया है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर का वर्क क्या होता है, इंटरप्रीटर भी एक कन्वर्टर है। इंटरप्रीटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, कंपाइलर क्या था, वह पूरे कोड को एक साथ ही जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता था। और इंटरप्रीटर का काम क्या है कि यह 10 लाइन अगर लिखा है प्रोग्राम तो एक एक लाइन को जो है चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा और रिजल्ट प्राप्त करते जाएगा। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है एवं उसको रन करके उसके परिणाम को तुरंत डिस्प्ले करता है। यह कंपाइलर से धीमा होता है, यह मेमोरी में कम जगह को घेरता है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर और कंपाइलर में यही डिफरेंस है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रीटर जितने भी प्रोग्राम रहते हैं उनको लाइन बाय लाइन चेक करता है और उसको कन्वर्ट करता है। तो ये रहा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। ठीक है,
इसके बाद आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस करने का काम करता है। जैसे बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, विंडो डिफेंडर, डिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मॉनिटर आदि। इसके अलावा कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपने ज़रूरत के अनुसार अलग से भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर आदि। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम में आए हुए वायरस को, ठीक है, सिस्टम में आए हुए वायरस को मिटाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे सिस्टम है आपका, उसमें किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत जो भी है यदि आ गया तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, उनके सभी पार्ट को मेंटेनेंस करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सभी पार्ट्स को यह मेंटेनेंस करता है। जैसे किसी प्रकार का वायरस आ गया तो उसको यह मिटाने का कार्य करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे यदि आपके मोबाइल में किसी प्रकार का जो भी वायरस है, मोबाइल आपका स्लो चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एंटीवायरस को जो है डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद क्लीन करते हैं मोबाइल को। फिर वह क्या होता है, जब भी जो भी वायरस रहते हैं, 2 GB 4 GB 5 GB जो भी एंटीवायरस जो डाउनलोड रहते हैं, इंस्टॉल आते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो क्या होते हैं, मिट जाते हैं। तो इसी प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है कि वह सिस्टम को मेंटेनेंस किए रखता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो तो हो चुका है 10 से 15 मिनट का। आपसे मैंने एक भी बार भी नहीं बोला कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए, या यह भी नहीं बोला हूँ कि इस वीडियो को लाइक करने के लिए। बाकी यदि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कैसा वीडियो है, जिससे ये रहता है कि मैं और भी जो है अच्छे से डिफ़ाइन करने का कोशिश करूँगा। जिस प्रकार से आप लोग का कमेंट आएगा कि कैसा वीडियो है और कैसा नहीं, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करिए कि बढ़िया वीडियो है। यदि ना भी जो है समझ में आ रहा है तो भी आप बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है। बाकी मैं और अच्छे से जो है प्रयास करूँगा बताने का और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जिससे आप सभी को बढ़िया से बढ़िया समझ में आवे। ठीक, तो चलिए जो है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को उन सभी के पास शेयर करिए जो भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज गेन करना चाहता है। तो चलिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ में आ गया आपको क्या होता है, यह सिस्टम को जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। चलिए आगे चलते हैं। कोड को प्राप्त करके उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार नए फीचर जोड़ सकते हैं और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स, उबंटू, वर्डप्रेस etc। ठीक है, यह रहा आपका, एक सेकेंड, एक है ओपन सोर्स एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। यह रह गया आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये होता है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है और यूजर उसके सोर्स कोड को प्राप्त करके उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार नए फीचर जोड़ सकते हैं और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स, UBuntu, वर्डप्रेस etc। तो चलिए बताता हूँ डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे जिस प्रकार से आपका गिटहब है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, वर्डप्रेस है, तो इसमें ये होता है कि ऑलरेडी किसी भी सिस्टम के लिए फॉर्मेट बना के रख दिए गए हैं। जैसे कि वर्डप्रेस में ये होता है कि जब भी हमें कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे जो भी कोई हमें सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाना होता है तो कुछ कोडिंग करके इसमें ऑलरेडी रख दिया जाता है, जिससे कि हमें वो बहुत मतलब कोडिंग करना नहीं पड़ता है। बस मैं क्या करता हूँ, वर्डप्रेस में जाता हूँ, जो फॉर्मेट मतलब वेबसाइट में हमें जो फॉर्मेट बनाना होता है, मैं यहाँ से जो है कोड को कॉपी करता हूँ और अपने कोड में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसमें जो भी चेंजेस करना होता है मैं क्या करता हूँ, उस कोड को डिलीट करके, इरेज करके अपने नए कोड को उसमें राइट कर देता हूँ और रिजल्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से गिटहब अकाउंट है, ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिस पे बहुत सारे जो है डेवलपर क्या किए हैं, अपना अकाउंट बनाकर
और उसमें जो भी अपना वर्क किए हैं, वेबसाइट बनाए हैं, सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उन सभी के जो है प्रोग्राम को क्या किए हैं, गिटहब पर अपलोड कर दिए हैं। अब जो भी नया डेवलपर चाहता है वो ओपन की जो है मैं उस कोड का उपयोग करूं, तो क्या करेगा, गिटहब पर जाएगा और अकाउंट को देखेगा कि जिसके अकाउंट पर है कैसा क्या सॉफ्टवेयर का कोड है, तो क्या करेगा, वह जाएगा देखेगा और उसको कॉपी करेगा और अपने कोड में लाकर पेस्ट करेगा। और फिर उसको जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट रहेगा वह उसको रखेगा, बाकी को डिलीट कर देगा और फिर अपने अनुसार अपने कोड को उसमें इंक्लूड करेगा और फिर रिजल्ट अपना फाइंड आउट करेगा। तो ये रहा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कोड दिए रहते हैं, इनके कोड को आप यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला क्या है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, मालिकाना सॉफ्टवेयर। ठीक है, वन स्रोत सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर का मालिक है और कोई भी उस कंपनी की अनुमति के बिना इसे डुप्लीकेट या वितरित नहीं कर सकता। यदि वे मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। एग्जाम्पल एडोब फोटोशॉप, कोरेल ड्रा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, ईटीसी। तो ये सब रहा आपका मालिकाना सॉफ्टवेयर, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसको यूज करने के लिए क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसको जो है कुछ उसका पेमेंट रहता है, चार्जेस रहते हैं, उसको पे करना पड़ता है। उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को आसानी से चला सकते हैं। कुछ टर्म कंडीशन रहता है, उसको जो आप फॉलो करें और अपना चलाते रहें। ठीक है, ये होता है सॉफ्टवेयर आपका। अगला टॉपिक है आपका क्या है, ये है मोबाइल ऐप्स। ठीक है, मोबाइल ऐप्स क्या होता है, देखिए मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ऐप्स हैं, तो उसके लिए भी जो है उसको डेवलप करने के लिए भी हमें कुछ लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ता है। मोबाइल ऐप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड आदि के लिए डेवलप किए जाते हैं। मोबाइल ऐप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मोबाइल डिवाइस हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आईपैड हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, आईफोन पैड आदि के लिए डेवलप किए जाते हैं मोबाइल ऐप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन भी कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए उनको मैं बताता हूँ, आगे डिस्क्राइब करता हूँ कौन कौन से हैं, क्या हैं, कैसे हैं। फर्स्ट, नेटिव्स ऐप, वेब बेस्ड ऐप्स, हाइब्रिड ऐप्स। ठीक है, नेटिव ऐप्स एप्लीकेशन क्या हैं, इन ऐप्स को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप केवल आईफोन में ही रन हो सकते हैं, इन्हें अन्य स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता, अर्थात ये अन्य डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल नहीं होते हैं। मतलब नेटिव एप्लीकेशन से क्या होता है, नेटिव एप्लीकेशन कि इससे जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, यह किसी एक सिस्टम के लिए जो है पार्टिकुलर बनाए जाते हैं। जैसे यदि आप आईफोन के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं, आईफोन के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वह एप्लीकेशन केवल आईफोन में चलेगा और अदर सिस्टम में, अदर स्मार्टफोन में नहीं चलेगा। तो नेटिव एप्लीकेशन का मतलब यही है कि इन ऐप्स को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि इन एप्लीकेशन के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया और वह आईफोन में भी चले, एंड्रॉयड में भी चले, आईपैड में भी चले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, केवल एक पार्टिकुलर के लिए बनाया जाता है। यदि आईफोन के लिए बनाया गया तो आईफोन में चलेगा, एंड्रॉयड के लिए बनाया गया तो उसी में चलेगा, आईपैड के लिए बनाया गया तो उसमें चलेगा। ये नहीं है कि जो है सभी में चले। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी ये अगला है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो इसको बताता हूँ क्या है ये। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इन ऐप्स को HTML, CSS तथा जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इनका आकार बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, मगर इनकी परफॉर्मेंस नेटिव ऐप्स की तुलना में कम होती है। इन्हें आप वेब ब्राउज़र की सहायता से ही एक्सेस कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे जो है डेवलपर क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, किसी कंपनी का हो गया, कॉलेज का हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वेबसाइट जिसे कहते हैं वेबसाइट, तो उन वेबसाइट को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और यह आसानी से क्या होता है, वेब ब्राउज़र पे जाते हैं और उस पर सर्च करते हैं और उस पर आ जाता है वेबसाइट। जैसे कोई कॉलेज का वेबसाइट है, बीटेक का, यूनिवर्सिटी का, जो भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, मैं क्या करूँगा, उस पर क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र पे जाऊँगा और उसके नेम से, जैसे AKTU का है, उस पर जो है सर्च करूँगा, वह ओपन हो जाएगा। जो भी हमें इंक्वायरी रहेगा मैं इंक्वायरी कर लूँगा। तो ये सब आपका वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है।
अगला ये आपका आ रहा है हाइब्रिड एप्लीकेशन। ठीक है, हाइब्रिड एप्लीकेशन, ये ऐप्स एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपेटेबल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी एक ऐप आईफोन में भी चल सकता है और दूसरे डिवाइस में भी चल सकता है। ठीक है, तो हाइब्रिड एप्लीकेशन ये होता है कि इसके माध्यम से जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वह आईपैड में भी चलेगा, आईफोन में भी चलेगा, एंड्रॉयड में भी चलेगा, सभी चीज़ों में चलेगा। ठीक है, इसके माध्यम से जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐप्स बनाया जाता है वह सभी डिवाइसेस में चलेगा। तो ये होता है हाइब्रिड एप्लीकेशन। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना भी आया हो तो आप कमेंट करिए, बताइए, मैं इससे भी आसान वे में जो है डिस्क्राइब करूँगा। एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? इससे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम, ये सब जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इनको आप आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ये वीडियो रहा आपका लास्ट पार्ट। ठीक है, चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट। अब चैप्टर 1 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि ओ लेवल एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, विभिन्न प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में निम्नलिखित अंतर दिए गए हैं। ठीक, प्राइमरी एक साइड में है, देखिए ये है सेकेंडरी मेमोरी, ये है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर ही लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो कि वह बाहर से सीपीयू में कनेक्ट की जाती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है, जबकि यह मेमोरी सस्ती होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर वॉलीटाइल होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलीटाइल होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ये आपका रहा कंपेरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में। तो चलिए आगे चलता हूँ। इसमें मेमोरी है, इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग VIOS होती है। अब क्या है, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। यह एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा आदि। हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यह है हार्ड डिस्क जो कि मैं पहले वीडियो में, पहले क्या इसके पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक दिए गए हैं जो कि आप पढ़ के अच्छे से जो है समझ के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यार आपका हार्ड डिस्क, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं वह मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो आप ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ये कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। ये दूसरा है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के कार्यों को समझाइए। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए क्या होता है। बाकी ये रहा आपका थर्ड। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का एक आंतरिक आरेख तैयार करें तथा विभिन्न घटकों के उपयोग की संक्षेप में व्याख्या करें। मतलब कि कंप्यूटर स्ट्रक्चर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको आप बनाइए। इसको मैं पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ अच्छे से, अच्छे वे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, यानी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सब क्या होता है बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाएं वहाँ पर जो है उस वीडियो को देखें और फिर अच्छे से परफॉर्मेंस करिए इसमें एग्ज़ाम में। कंप्यूटर के प्रमुख घटक, कंपोनेंट, CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद अगला है
सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में संक्षेप में बताएं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब रहा आपका, इसको अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वह यूनिट सेकंड यानी चैप्टर सेकंड से आएगा, ठीक। ये है वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा को समझाइए और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का वर्णन करें। मतलब वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, इसको जो है डिस्क्राइब करें, ठीक। तो ये सब अच्छे से आप समझ लीजिए, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। ये केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं, तो आप इनको जो है अच्छे से जो है रिवाइज करिए और अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करिए। 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग में हो गया है वीडियो, जिससे कि सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ। इस वजह से वीडियो लगभग आपके 40 मिनट से लेकर 50 मिनट तक के बीच में है। और 5 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओ लेवल मॉड्यूल फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और बाकी अब इसके बाद आपका आता है चैप्टर 2, ठीक है। आपका यह है चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उन सभी को जो है अच्छे से रिवाइज करिए और अपने ओ लेवल एग्ज़ाम में बढ़िया से परफॉर्मेंस करिए। और ये चैप्टर 1 आपका बहुत बेसिक है, और आपका जो भी ओ लेवल में मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट में जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी चैप्टर हैं, ये सभी जो है चैप्टर ट्रिपल सी के लिए कंपलसरी है। मतलब यही सभी चैप्टर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में आता है, इन्हीं सभी चैप्टर में से। मतलब जो भी ट्रिपल सी करना चाहता है वह क्या करे कि ओ लेवल के मॉड्यूल फर्स्ट के सभी चैप्टर को कंप्लीट जो है कंप्लीट देख ले। और क्योंकि ट्रिपल सी का जो सिलेबस है, ट्रिपल सी में केवल इन्हीं मॉड्यूल के सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट के जितने चैप्टर हैं उन सभी से जो है ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं। ट्रिपल सी का सिलेबस जो भी है यही चैप्टर है, ठीक है। बाकी ट्रिपल सी में इस तरह से डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा जिस तरह से इसमें डिफ़ाइन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका, वो चैप्टर सेकंड का आएगा, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, जिससे जो है जो भी वीडियो पढ़े आप उसके बारे में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू टू ऑल।